जय श्री राम बच्चों, ज्योमेट्री की दूसरी लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने एक्सियम्स पढ़ा था कि एक्सियम्स क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सियम जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है, ठीक है। और एक्सियम्स हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि उससे क्या क्या डेरिवेटिव हम लोग बना सकते हैं और कैसे कैसे हम एक्सियम्स का यूज कर सकते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में। इस वजह से हम हर चैप्टर, हर टॉपिक में अलग अलग एक्सियम्स पढ़ते हैं। ज्योमेट्री के पढ़े हुए जो एक्सियम्स हैं बच्चों, उनका इस्तेमाल हम लोग ज्योमेट्री में और अदर कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी, अदर किसी भी चैप्टर में, तो हम वहां पे यूज करेंगे उसको। एक्सियम से क्या क्या डेरिवेटिव बन सकते हैं आज हम उसको जानेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे पोस्टुलेट्स। तो आइए बच्चों बात करते हैं पोस्टुलेट 1 की। पोस्टुलेट 1 की पोस्टुलेट क्या होता है? द सेंटेंस डिराइव्ड फ्रॉम एक्सियम्स। द सेंटेंस डिराइव्ड फ्रॉम एक्सियम्स। तो आइए बच्चों देखते हैं कि हमारा पहला पोस्टुलेट क्या है। तो ये है बच्चों हमारा पोस्टुलेट 1। पोस्टुलेट 1 क्या कहता है? अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास ये दो पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। हमें क्या करना होता है कि हमने एक रूलर दिया और इस रूलर को हमने यहाँ पे ऐसे सेट किया, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि हम इस दोनों पॉइंट का यूज करके एक स्ट्रेट लाइन बना पा रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट हमारा यहाँ है, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ है। इन दोनों पॉइंट को मिलाने के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन को बनाना होगा। तो ये लीजिए, हमने एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया इन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पे था, इसको अभी हम एग्जिट कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे था, ये था हमारा पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे था, ठीक है। यही है हमारा पोस्टुलेट 1। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। इससे आपको एक एक्सियम मिलेगा। एक्सियम मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ। वो क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट दिए हुए हैं, पहला पॉइंट ये है और मान लीजिए हमारे पास दूसरा पॉइंट जो है वो ये है, ठीक है। इस पॉइंट के थ्रू हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं। एक लाइन ऐसे बन सकता है, एक लाइन ऐसे बन सकता है, एक लाइन ऐसे बन सकता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम यहाँ से बना सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस पॉइंट के थ्रू भी हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे पास होगा, एक लाइन ऐसे पास हुआ, मान लीजिए ये लाइन ऐसे पास हुआ, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होगा। लेकिन क्या होगा अगर ये एक पॉइंट हो और ये एक पॉइंट हो, इन दोनों के थ्रू अगर किसी एक कॉमन लाइन को पास कराना हो तो कितनी लाइंस को पास कराया जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से अगर लाइन पास करानी हो तो कितने ज्यादा लाइंस को हम पास करा सकते हैं या कितनी लाइंस हम बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यही है हमारा एक्सियम। एक्सियम क्या कहेगा कि किसी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही बना सकते हैं। मतलब ये कि अगर हमारे पास ये दो पॉइंट दिए हुए हैं तो हम मैक्स, ज्यादा से ज्यादा हम सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही इन दोनों पॉइंट के थ्रू पास करा सकते हैं। जो ये भी यहां से यहां तक इनफाइनाइट पे जाएगा, ये भी इनफाइनाइट को टेंड करेगा। लेकिन किसी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से अगर हमें लाइन को पास कराना है, कॉमन लाइन होनी चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बनाना ही पॉसिबल होता है, ठीक है बच्चों। ये है हमारा पोस्टुलेट 1
और उस पोस्टुलेट 1 से हमें ये एक एक्सियम देखने को मिला है। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों पोस्टुलेट नंबर 2 पे। तो ये है बच्चों हमारा पोस्टुलेट नंबर 2। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, मतलब ये कि किसी भी एक लाइन सेगमेंट को हम इनफाइनाइट तक टेंड कर सकते हैं, उसको इनफाइनाइट लेवल तक बढ़ा सकते हैं। जैसे समझिएगा, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ये 2 पॉइंट है, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक लाइन बना हुआ है ऐसे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बना लेते हैं। मान लीजिए कि यह हमारा स्केल है और यहां पे हमने एक लाइन को फॉर्म किया, ठीक है, और मान लीजिए कि इसका जो लेंथ है इस लाइन सेगमेंट का किसी एक इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट के बीच तक का है। ठीक है, हमारे पास ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है। मतलब ये कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ होगा। और अगर हम बात करें कि इसकी लंबाई हम कहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं, कहां तक हम इसको बढ़ा सकते हैं, तो उसका आंसर होगा बच्चों इनफाइनाइट तक। मतलब ये कि इस लाइन को हम इनफाइनाइट लेवल तक ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं और लेफ्ट साइड से भी हम इस लाइन को इनफाइनाइट तक इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि लाइन को एक्सटेंड करने की जरूरत कहां है और क्यों है। तो जब आप लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे और जब आप लोग अदर और भी अलग जो चैप्टर्स हैं जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको एक्सटेंशन ऑफ लाइन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जैसे क्या होता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स फिगर्स होते हैं जिसमें हमें 2 एंगल्स दिए हैं, तीसरे एंगल को फाइंड आउट करना है, तो वहां पे क्या होता है कि हमें ये जो लाइन होती है उसको एक्सटेंड करनी पड़ती है ताकि हम ज्योमेट्री का यूज करके और कुछ जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, एक्सियम्स होते हैं, उनका यूज करके हम लोग अलग अलग वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे मेन क्या है कि हम किसी भी एक लाइन को कहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसे हम इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। यही हमारा पोस्टुलेट नंबर 2 कहता है। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं अपने पोस्टुलेट नंबर 3 की तरफ। तो ये है बच्चों हमारा पोस्टुलेट नंबर 3। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब ये कि हम किसी भी एक पॉइंट को सेंटर मान के और वहां से कुछ डिस्टेंस की लाइन को ड्रॉ करके हम चाहें तो उसको सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही कहता है हमारा पोस्टुलेट नंबर 3। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि यह हमारा एक पॉइंट है, ठीक, जिसे हम सेंटर मानेंगे और ये हमने एक लाइन को ड्रॉ किया। ये हमारा एक लाइन है जिसको हम क्या मानेंगे आगे चल के, रेडियस। अभी फिलहाल ये सिंपल लाइन सेगमेंट है, लेकिन इस लाइन सेगमेंट का यूज करके एक पॉइंट को सेंटर मान के हम इसको क्या बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका सर्कल बन सकता है। अगर हम बात करेंगे परफेक्ट सर्कल की, तो आप देख सकते हैं हम यहां से एक परफेक्ट सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। ये रहा हमारा परफेक्ट सर्कल। जिसका सेंटर कहीं यहां पे है, ये रहा आपका सेंटर, और इसका जो रेडियस है वो नियरली 4.4 सेंटीमीटर का है। ये है हमारा परफेक्ट सर्कल। ठीक है, तो चलिए बच्चों बात करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं कि पोस्टुलेट नंबर 4 क्या कहता है। तो ये है बच्चों हमारा पोस्टुलेट नंबर 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ये कि जो भी राइट एंगल्स होंगे वो सारे एक दूसरे से क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब ये कि अगर आपके पास ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, अगर इनके बीच में ये एंगल 90 डिग्री बना है और दूसरा लाइन जो है वो मान लीजिए कुछ ऐसे बना और इनके बीच में भी एंगल अगर ये 90 डिग्री बना, तो मतलब ये कि अगर इस एंगल को हम लोग नाम देते हैं A और इस एंगल को नाम देते हैं B, तो हमें यहां से क्या देखने को मिलेगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B मिलेगा। मतलब ये कि कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल होंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर दोनों एंगल राइट एंगल हो तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये 100% श्योर है। क्योंकि कंडीशन क्या होती है राइट एंगल होने की, कि जो भी एंगल होगा वो एंगल होगा 90 डिग्री। मतलब ये कि अगर ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल है और राइट एंगल है तो 90 डिग्री है। वैसे ही सेम यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर ये राइट एंगल है तो 90 डिग्री है और 90 डिग्री है तो राइट एंगल है, और अगर ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो क्या हम दोनों को इक्वल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों राइट एंगल है और दोनों 90 डिग्री है। हमारे पास बच्चों दो लाइन का यूज करके हम लोग बहुत तरह के एंगल्स बना सकते हैं। जैसे देखिए, हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ऑब्ट्यूज एंगल। इसकी खासियत क्या होती है कि जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है। ऑब्ट्यूज एंगल विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। फिर उसके बाद बात करते हैं बच्चों एक्यूट एंगल की। किसकी? एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल जो होता है वो होता है लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। एक्यूट एंगल का फिगर कैसे बनता है बच्चों? ये मान लीजिए आपका 90 डिग्री का ये लाइन है, ठीक है, ये 90 डिग्री का लाइन है। तो जो भी लाइन फॉर्म होगा, ध्यान रखिएगा, अगर इसको आप बेस मानते हैं तो जो भी लाइन फॉर्म होगा वो इस वाले लाइन के राइट साइड से फॉर्म होगा। मतलब या तो ये लाइन हो सकती है, ये लाइन हो सकती है, ये लाइन हो सकती है, क्योंकि अगर ये ओवरऑल 90 डिग्री है तो जो भी एक्यूट एंगल की कंडीशन क्या कहती है कि जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। मतलब जो सेकंड लाइन होगी वो हमेशा 90 डिग्री वाली लाइन से राइट साइड में होगी। इधर होगी, राइट साइड में होगी। वही सेम आपका ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री की लाइन ये है, और अगर आप इस लाइन को बेस मानते हैं, क्या मानते हैं? बेस मानते हैं, तो जो भी एंगल बनेगा या फिर जो भी सेकंड लाइन होगी वो हमेशा 90 डिग्री से किधर होगी? लेफ्ट साइड में होगी, ताकि जो एंगल हो वो 90 डिग्री से बड़ा बन सके। ठीक है, जब आप कंपास का यूज करके एंगल को मेजर करेंगे तो जो ये एंगल आएगा वो हमेशा 90 डिग्री से बड़ा आएगा, और ये वाला जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा ये 90 डिग्री से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बच्चों 180 डिग्री के ऊपर वाले एंगल की। ध्यान से देखिएगा, ये अगर आपकी स्ट्रेट लाइन है और ये आपका पॉइंट है, तो यहाँ पे जो एंगल टोटल फॉर्म होता है बच्चों, ये एंगल होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मान लीजिए कि एक पॉइंट है हमारा ये हमने लाइन क्रिएट किया। अगर हमें 180 डिग्री से ऊपर चलते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो पूरा एंगल फॉर्म हुआ था ये 180 डिग्री था ऊपर वाले केस में। अगर हमारी जो सेकंड लाइन है वो कुछ ऐसे फॉर्म हो जो कि एंगल हमारा ऐसे पूरा घूम के और थोड़ा सा और नीचे की तरफ आए, तो इसे हम कहेंगे क्या? ग्रेटर देन 180 डिग्री। क्या होगा? ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसको हम क्या कहेंगे? ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों इन दोनों एंगल्स के नेम की। दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? ये एंगल जो होता है स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होता है, इस वजह से
इसका जो नाम होता है बच्चों वो होता है स्ट्रेट एंगल। क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। और ये जो होता है बच्चों, ये जो एंगल फॉर्म हुआ है, ये आप ध्यान से देख सकते हैं वो 180 डिग्री से ज्यादा है। अगर हम बात करें इस वाले लाइन की, तो ये वाला जो लाइन है ये काफी बेवजह है, इस लाइन को हमें ऐसे इरेज कर लेना चाहिए। ये जो लाइन है इसे हमें ऐसे इरेज कर लेना चाहिए, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल फॉर्म हुआ है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री है, और ग्रेटर देन 180 डिग्री एंगल को हमेशा हम लोग जो नाम देंगे उसका नाम होगा रिफ्लेक्स एंगल। क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है बच्चों, चलिए अभी तक तो हम लोगों ने कौन कौन से एंगल होते हैं उसके बारे में समझा। सबसे पहला एंगल हो गया आपका एक्यूट या ऑब्ट्यूज। एक्यूट जो होता है, एक्यूट एंगल की अगर हम बात करेंगे तो वो 90 डिग्री से लेस देन होना चाहिए। सेकंड होगा आपका राइट एंगल जो 90 डिग्री होगा। थर्ड होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, जो 90 डिग्री से ग्रेटर देन होना चाहिए या 180 डिग्री से लेस देन होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल या तो 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए या 180 से लेस होना चाहिए। 180 डिग्री एंगल को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल, और उसके बाद अगर 180 डिग्री से ऊपर हो या ज्यादा हो एंगल तो हम उसे कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने एंगल्स को भी थोड़ा बहुत समझ लिया है, लाइंस को भी हम अच्छे से समझ चुके हैं अभी तक, और एंगल्स को भी हम समझ चुके हैं, और सर्कल के बारे में भी एक मैंने छोटा सा ओवरव्यू आपको दिया है। और अदर प्रीवियस क्लासेस में क्लास 6, 7th ईयर्स में भी आप लोग ज्योमेट्री को जरूर थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि वो क्या होने वाला है। तो हमारा अगला टॉपिक होगा बच्चों लाइंस एंड एंगल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लाइंस एंड एंगल्स के मैंने आपको कुछ पार्ट बता दिए हैं पहले ही, कुछ टाइम पहले। लाइंस को मैंने प्रीवियस क्लास में भी बता दिया था और इस क्लास में भी बता दिया, और एंगल्स को मैंने अभी आपको जस्ट इसी क्लास में बताया है कि एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। लाइंस जो होते हैं बच्चों, जैसे एक लाइन बनाया तो इसको हम सिंपल लाइन कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने एक से ज्यादा लाइन फॉर्म किया, जैसे एक लाइन ऐसे फॉर्म हुआ और फिर एक लाइन ऐसे फॉर्म हुआ, तो ये दो लाइन हो गया, ये लाइन 2 हो गया, ये लाइन 1 है, ये आपका लाइन 3 है। तो आपके पास 3 लाइन यहाँ पे फॉर्म हुए, ध्यान से समझिएगा। और इन 3 लाइंस की वजह से बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हुए। एक एंगल आपका यहाँ पे बना, एक एंगल यहाँ बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये कई सारे एंगल आपको यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखाई दिए। टोटल एंगल्स कितने फॉर्म हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हुए। और यहाँ पे हमें इस टॉपिक में लाइंस एंड एंगल्स में हमें यही पढ़ना है कि लाइंस का मेजरमेंट और एंगल का मेजरमेंट कैसे वो एक दूसरे को कंप्लीट करता है और एक दूसरे को सपोर्ट करता है। तो बच्चों लाइंस एंड एंगल्स जो है वो अपने आप में पूरा चैप्टर है, इसे हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में, यानी कि ज्योमेट्री के 3rd लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।